हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं रीना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्योति पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश लिटरेचर के गोल्डन रूल्स के बारे में। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, जिसमें हम अपने जो मेन गोल्डन रूल्स होते हैं लिटरेचर में क्लास 10th के लिए उसके लिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो उन रूल्स को हम एक एक करके फॉलो करेंगे, बात करेंगे उनके बारे में। फर्स्ट जो है वो है ऑलवेज़ बिगिन विद नेम एंड ऑथर। कभी भी आप अगर शुरू करें एग्ज़ाम में, कभी भी अगर आप स्टार्ट करते हैं कुछ भी लिटरेचर के क्वेश्चन आंसर्स, तो उसमें सबसे पहले आप ऑथर और उनका जो जिस चैप्टर से रिलेटेड आप लिख रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम और जो ऑथर है उसका नाम, या फिर अगर पोएम कर रहे हैं तो पोएम का क्या नाम है और उनके जो पोएट हैं वो कौन है। तो ये जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। इससे क्या है कि जो एग्ज़ामिनर है, अगर आप ये चीज़ें लिखते हो तो उसको ये पता चलता है कि हाँ, इस बच्चे को अच्छे से जो है सिलेबस के बारे में पता है, इस चैप्टर के बारे में अच्छे से इसको आता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो ऑथर और उसका जो चैप्टर का क्या नाम है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। एक बार नहीं क्लियर होता तो दूसरी बार भी उसको पढ़ ही लीजिए, ठीक है। अगर 2 बार आप उसको अच्छे से रीड आउट करते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चंस कुछ और पूछा जाता है, बस वो जल्दबाजी में ऐसे ही कुछ पढ़ लेते हैं और उसका आंसर एग्जैक्ट ना लिखकर, पॉइंट पे ना लिखकर कुछ रॉन्ग आंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये आपको गलती नहीं करनी। आपको क्वेश्चन को 2 बार, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से उसको पढ़ना है अच्छे से, फिर उसका जो आंसर है वो आपको लिखना है। इसके बाद जो उसकी जो लाइंस हैं उनको आपने अंडरलाइन ज़रूर करना है। मान लीजिए अगर आप उसमें कुछ भी पैराग्राफ दे दिया जाता है आपको पोएम का, या फिर कोई चैप्टर का कोई एक पैसेज दे दिया जाता है, तो उसमें जो मेन कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप पेंसिल से उसको अपना अंडरलाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक आइडिया फॉर्मूला होता है। आइडिया मतलब IDEA। आइडिया मतलब इसमें पहले आई का मतलब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे आपको बताया कि उस चैप्टर की जो 1-2 लाइन्स आपको लिखनी होगी, जिसमें से आपको एक तो जो चैप्टर का नाम है वो और उसके ऑथर का नाम वो लिखना होगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आ जाता है। नेक्स्टली डी का मतलब डिटेल होती है, जिसे हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। आपको क्या है, 2 से 3 लाइनों में उसको कुछ जो जो मेन बातें हैं उसकी वो एक्सप्लेन करनी होती है उस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट, उसमें ई का मतलब होता है एग्जाम्पल या कोटेशंस देना, कोट्स लिखना। अगर आपको याद है कोट्स तो वो आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स याद हैं वो आप लिख सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद ए का मतलब है एनालिसिस करना। मतलब लास्ट में जो हम कंक्लूजन देते हैं वो आपको क्या इससे पता चलता है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें क्या लिखने के लिए कहा जा रहा है, आपको उससे क्या मैसेज मिल रहा है। पूरा जो एनालिसिस है वो आपको उसमें लिखना होता है, और वो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता आपको, वो भी आपको मिनिमम 2 लाइन्स में आपको लिखना होता ही है। इसके बाद स्टिक टू द वर्ड लिमिट। एक आपको जो है एक वर्ड लिमिट करनी होती है कि एग्ज़ामिनर को एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए किसी चीज़ की कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। तो अपना जो भी आप आंसर लिखेंगे वो बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, एक क्लियर फॉर्म में लिखना है, जिससे कि एग्ज़ामिनर को पता हो कि आप लिखना क्या चाह रहे हो। नेक्स्ट है राइट टू द पॉइंट, जो कि आपको बिल्कुल पॉइंट में ही अपना आंसर लिखना है। और आंसर जब लिखेंगे उसके बाद आप नीचे उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, जो जो मेन कीवर्ड्स उसके होंगे, जैसे कि ऑथर है उनका नाम और उस चैप्टर का नाम आ रहा है, या कोई मेन पॉइंट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इससे क्या है, एक हाईलाइट हो जाता है कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा पेपर पढ़ेगा। तो जो मेन पॉइंट्स हैं आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं, तो इससे क्या होगा कि उसको और इजी भी रहेगा पढ़ाई करने में, और थोड़ा ना प्रोफेशनल भी लगता है आपका पेपर। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हमने तो आंसर का जो है वो अंडरलाइन कर ही लिया है। अब पोइट्री के आंसर्स में क्या ज़रूरी होता है, पोइट्री के आंसर्स में ज़रूरी होता है थीम्स हो गया, मैसेज हो गया,
और इमोशंस के साथ उसको लिखना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं पोएम में ज़रूरी होती हैं लिखनी, तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। कई बार क्या होता है कि लिटरेचर में लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं जो आपको लिखने होते हैं। तो उन लॉन्ग आंसर्स को आप क्या करेंगे, उन लॉन्ग आंसर्स को आप ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्टली आप उसको पूरे पैराग्राफ में लिखे जा रहे हैं। नहीं, आपको वो चाहे तो शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखने हैं, या फिर उनको जब आप लिखेंगे तो एक जो बुलेट्स में, पॉइंट्स में लिखेंगे। पॉइंट्स में नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे जो डॉट्स हम डालते हैं, बुलेट्स डालते हैं, वो डाल देनी है आपको, और तब अपने आंसर को अपने क्लियर करना है। इससे क्या होगा, आपका जो पेपर होगा काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और साथ के साथ समझ में भी अच्छे से आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। टू द पॉइंट मतलब क्लियर हो जाता है कि आप लिखना क्या चाह रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। आप अगर लिटरेचर का कर रहे हैं, आपको पता है, आपको उसमें पैसेज भी आ जाता है, रीडिंग में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं, राइटिंग सेक्शन भी होता है, साथ के साथ आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो भी होता है और लिटरेचर भी होता है। तो आपको जो लिटरेचर है, लिटरेचर में 1 आवर 15 मिनट्स तक आपको देना है, उससे ज़्यादा टाइम उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मोस्टली बच्चों का जो पेपर है वो रह जाता है इसी वजह से। तो इसीलिए आपको टाइम अपना मैनेज करके चलना है। अपना 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा इस सेक्शन में, लिटरेचर में आपको नहीं देना है। इसके बाद जब भी आप पेपर अपना सबमिट करने जाएंगे, एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने के बाद, तो उसमें सबसे पहले आप उसको पूरा जब कंप्लीट हो जाए तो उसको रीड ज़रूर आपने करना है। मोस्टली बच्चे जल्दी फटाफट हो गया पेपर तो दे देते हैं, तो ऐसे नहीं करना आपको। आपको उसको पूरा जो पेपर है उसको रीड आउट करना है कि कहीं आपकी कोई पंचुएशन में, ग्रामेटिकल या स्पेलिंग की कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, या कोई पॉइंट आपका छूटा तो नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद लास्ट जो है वो है, आपको जो अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है अपना आंसर। और सिंपल ही लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से जो एग्ज़ामिनर है वो समझ पाता है, और उन्हें लगता है कि हाँ, ये बच्चे ने अपनी वर्डिंग में लिखा है, उसने कहीं से कॉपी नहीं किया होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा होता है। क्योंकि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपको अपनी खुद की जो लैंग्वेज है, अपनी जो वर्डिंग है, जितना ज़्यादा आप उसको लिखते हैं उतना ज़्यादा ही बेस्ट रहता है। जिस वजह से सिंपल लैंग्वेज भी आपकी जो है एग्ज़ामिनर को क्लियर हो पाए। क्योंकि अगर हम अपनी जो बुक्स वाली लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसमें आपको इतने प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलते हैं और टफ़ भी लगती है वो लैंग्वेज। लेकिन अगर आप खुद की अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो मैं आशा करती हूँ वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।